हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आता है अलजेब्रा के अंदर, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द बोर्ड। सो हियर वी आर ऑन द बोर्ड। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है दैट्स कम्स अंडर अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डील विथ बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। वहां पर नंबर भी यूज करते हैं, लेटर भी यूज करते हैं। नंबर को यूज करते हैं हम कांस्टेंट के फॉर्म में एंड लेटर्स को यूज करते हैं हम क्या, यस, वेरिएबल के फॉर्म में। सो जिनको याद नहीं है, भूल गए हो, मैं और एक बार थोड़ा सा रिकल करवा लेता हूँ। लेटर्स जो यूज करते हैं वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या है। नंबर्स जो यूज करते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, वो कांस्टेंट क्या है। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू गिव एन इंस्टेंस और एग्जाम्पल ऑफ योर डे टू डे लाइफ। सोच लो कि तुम दुकान में गए हो एंड दुकान में 2 पेन खरीदने गए हो। ठीक है, दुकान में 2 पेन तुम्हें खरीदना है, तो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा पेन खरीदोगे। तुम चाहे तो 5 रुपये वाला पेन खरीद सकते हो, 10 रुपये वाला पेन खरीद सकते हो, 15 रुपये वाला खरीद सकते हो, या फिर 20 रुपये वाला खरीद सकते हो। तुम्हें जो पेन पसंद आएगा वो वाला पेन खरीदोगे। सोच लो कि तुमने 5 रुपये वाला पेन खरीदा, तो दुकानदार को तुम कितना रुपये दोगे? 2 into 5, वेरी सिंपल, 10 रुपये दोगे, हाँ कि नहीं। अगर तुम सोच लो कि दुकानदार के पास जो 5 रुपये वाला पेन था वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तो तुमने 10 रुपये वाला पेन खरीद लिया, तो दुकानदार को अभी कितने रुपए दोगे? 20 रुपीज़ दोगे। सिमिलरली तुम अगर 50 रुपीज़ वाला पेन खरीदोगे तो फिर तुम 2 into 50, 100 रुपीज़ दोगे। तो डिपेंड करता है कि पेन का कॉस्ट, हर एक पेन का कॉस्ट कितना है, उसके हिसाब से तुम दुकानदार को जितना प्राइस होगा वो प्राइस का मनी तुम उसको दोगे। तो फिर यहाँ पे जो तुमने पेन खरीदा, नंबर ऑफ पेन्स दैट इज 2, दैट इज फिक्स्ड, हाँ कि नहीं। क्योंकि तुम्हें 2 ही पेन खरीदना है, वो तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। लेकिन पेन का कॉस्ट जो है दैट्स नॉट फिक्स्ड, वो वैरी करता है। वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है, जो यहाँ पे हमने लिखा है 5, 10, 15, ये सब जो लिखेंगे दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है उसको कहते हैं वेरिएबल। तो फिर जो चेंज नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? दैट इज फिक्स्ड, और उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है एंड यहाँ पे जो चेंज होता है दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल के बदले में हम क्या यूज करते हैं? कोई भी लेटर यूज करते हैं। जनरली हम एक्स, वाई, जेड ऐसे करके नाम लेटर्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स यूज कर लेता हूँ। तो एक्स जो है वेरिएबल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द पेन, एंड कांस्टेंट जो है यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, जो कि जितने पेन तुम्हें खरीदना है। ठीक है, तो ये जो डील करते हैं, हम क्यों डील करते हैं, हम अलजेब्रा में ये सारे जो वेरिएबल लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ये सब क्यों लेते हैं? क्योंकि सोच लो कि तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा वाला पेन तुम्हें जो पसंद आया उसका कॉस्ट तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, 5 वाला है या 10 वाला है, 15 वाला है, नहीं पता। तुमने देख लिया दुकान में, ये वाला पेन मुझे थोड़ा दिखाओ, ये तुम्हें अच्छा लगा, तो फिर तुम उसमें से 2 पेन ले ली। फिर दुकानदार को पूछे कि कितना पैसा मुझे देना है। ठीक है, हर एक पेन का कॉस्ट तुम्हें नहीं पता, तुम डायरेक्ट दुकानदार को पूछे कि तुम्हें कितना रुपया देना है। दुकानदार ने बोला कि तुम्हें 50 रुपीज़ देना है 2 पेन के लिए। ठीक है, तो फिर तुम्हें अभी ढूंढना है कि हर एक पेन का कॉस्ट तो फिर तुम्हें कितना पड़ा, या फिर तुम कितना रुपए देना पड़ेगा तुम्हें हर एक पेन के लिए। तो फिर तुम क्या करोगे? यहाँ पे हर एक पेन का कॉस्ट तुम्हें नहीं पता है, तो उसके बदले में यूज करोगे एक्स, जिसका वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, द अननोन क्वांटिटी, उसके बदले में हम यूज करते हैं वेरिएबल या लेटर। एक्स यूज करोगे, और 2 पेन खरीदे हो तो 2 into x हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट, और तुम्हें दुकानदार को देना है 50 रुपीज़, तो दैट इज इक्वल टू 50। यही जो पोर्शन है जो मैंने लिखा है 2 into x इक्वल टू 50, इसी के बारे में हम डील कर रहे थे। याद करो, सिंपल इक्वेशन में क्लास 7 में हम पढ़े थे, हाँ कि नहीं। तो वहाँ पे ऐसे ही इक्वेशन बना रहे थे हम, 2x इक्वल टू 50। फिर उसको सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 मेथड पढ़े थे, एक था हमारा बैलेंसिंग मेथड और एक है ट्रांसपोजिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड मतलब इस तरफ से 2 को हटाने के लिए हम डिवाइड 2 कर सकते हैं, इस तरफ भी डिवाइड 2 करेंगे LHS RHS में, तो वो x का वैल्यू मिल जाएगा। और एक मेथड है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मतलब x का वैल्यू चाहिए तो x को छोड़ के बाकी जो नंबर है या फिर जो कुछ भी पोर्शन है उसको हम राइट साइड को ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 2 लेफ्ट साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ था, राइट साइड में जाइए तो डिवाइड हो जाएगा 50/2। 50/2, 2 को 50 को 2 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यस, 25। तो तुम्हें जो हर एक पेन का कॉस्ट देना है दैट इज 25। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जहाँ पे हमें एक
क्वांटिटी का वैल्यू नहीं पता था, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी वी यूज अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा में हम बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल के लिए लेटर्स एंड नंबर्स एंड लेटर्स रेस्पेक्टिवली यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉल ऑफ व्हाटएवर वी हैड स्टडीड इन क्लास 6 अलजेब्रा, और क्लास 6 और 7 अलजेब्रा में हम पढ़े थे। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे हम क्लास 8 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 8 में जो हमारा एक मिनट, थोड़ा इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पूरा फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज फैक्टर्स, मतलब ऑलरेडी तो हमें पता है फैक्टर्स क्या है, लेकिन और एक बार हम थोड़ा रिवाइज करेंगे फैक्टर्स क्या होता है, नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है वो पढ़ेंगे। एक नंबर को फैक्टराइज कैसे करेंगे, नंबर या फिर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, वो सारे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम जानेंगे हाउ टू डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के यूज करके दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सबको मैं थोड़ा यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट जो है डिस्कस करने वाले दैट इज फैक्टर। फैक्टर होता क्या है। सो फैक्टर ऑलरेडी पढ़े हो, फिर भी मैं और एक बार बोल देता हूं, रिकॉल करो। फैक्टर्स आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड्स ए पर्टिकुलर नंबर गिवन टू यू एग्जैक्टली। फैक्टर्स वो सारे नंबर्स हैं जो कि तुम्हें दिए गए एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। या फिर अगर डे टू डे लाइफ में हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें कि सोच लो कि तुम्हें कुछ चॉकलेट्स दिया गया है, तुम्हें उसको कुछ बच्चों के अंदर इक्वली डिवाइड करना है। तो फिर जितने बच्चों के बीच में तुम इक्वली डिवाइड कर सकते हो, एग्जैक्टली डिवाइड करना है, ठीक है, एक भी चॉकलेट तुम्हारे पास बचना नहीं चाहिए। तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू यू। फॉर एग्जांपल सोच लो कि तुम्हें 10 चॉकलेट दिया गया है, तो 10 चॉकलेट को तुम कितने बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर हम एक बच्चे को देंगे तो फिर पूरा 10 चॉकलेट दे सकते हैं एग्जैक्टली। तुम्हारे पास एक भी चॉकलेट नहीं बचेगा, तो एक जो हुआ या फिर 1 जो है दैट इज ए फैक्टर ऑफ 10। सिमिलरली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स एमंग 2 स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इक्वली भी दे सकते हो 5-5 करके, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स एमंग 3 चिल्ड्रेन इक्वली, दे सकते हो क्या? एक बार ट्राई करते हैं। 10 चॉकलेट्स है तो मैं पहले 3-3 देने के लिए कोशिश करता हूँ। 3 चॉकलेट 3 चॉकलेट 3 चॉकलेट 3 बच्चों को दे दूंगा, 9 चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट मेरे पास बच जाएगा, हाँ कि नहीं। तो 3 स्टूडेंट्स के बीच में मैं इक्वली नहीं दे सकता हूँ। तो फिर या फिर मैं 4-4 देने के लिए कोशिश करूंगा, तो 4-4 8 हो जाएगा। दूसरे जो थर्ड स्टूडेंट्स है उसके पास 2 ही चॉकलेट रह जाएगा। तो हमारे जो 3 स्टूडेंट्स है, 3 चिल्ड्रन जो है, उनके बीच में हम इक्वली 10 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए 3 जो है वो 10 का एक फैक्टर नहीं है। सिमिलरली कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स एमंग 4 चिल्ड्रन इक्वली, 2 करके दोगे तो और 2 चॉकलेट भी बच जाएंगे, है कि नहीं। तो 4 इज ऑल्सो नॉट ए फैक्टर ऑफ 10। कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स एमंग 5 स्टूडेंट्स या 5 चिल्ड्रन? यस, 5 चिल्ड्रन के बीच में 2 करके दे सकते हैं। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 चिल्ड्रन के बीच में नहीं दे सकते हैं। 10 चिल्ड्रन के बीच में, यस, 10 चिल्ड्रन के बीच में एक एक करके हम दे सकते हैं। हर एक चाइल्ड को हम क्या करेंगे, एक एक चॉकलेट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में जो हमें मिला 1, 2, 5 एंड 10, ये जो 4 पॉसिबल ग्रुप्स मिले हम, यही 4 जो है 10 के एक एक फैक्टर्स है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स का इस डेफिनेशन हमें पता है कि हाँ, जो नंबर्स के टेबल में तुम्हारा दिया गया नंबर आ रहा होगा वो सारे फैक्टर्स होंगे। लेकिन एक्चुअली फैक्टर्स अगर हम डे टू डे लाइफ सिचुएशन में देखेंगे तो फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप्स where you can divide a given particular
नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वली एमोंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वली एक ग्रुप में तुम जो दिया गया आर्टिकल से इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, दैट्स द फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये हो गया फैक्टर्स। या फिर जैसे कि हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें कि जो जो नंबर के टेबल में दिया गया नंबर आ रहा है, जैसे कि 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10। 3 टेबल में नहीं आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 10 नहीं आया तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 टेबल में नहीं है, नहीं होगा। 6 टेबल में भी 10 नहीं है, नहीं होगा। 7 टेबल में भी 10 नहीं है, तो 7 8 9 ये सारे फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन 1 2 5 10 जो है, ये 4 जो नंबर्स है वो 10 के एक एक फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स, नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स के फैक्टर्स के बारे में हम पहले से भी जाने थे। तो अभी जानते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म मतलब जहां पे नंबर्स लेटर्स सब होते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन साइन में वो कंबाइंड हुए होते हैं, उनको कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक में लिख लूंगा 2xyz। ठीक है, तो 2xyz जो है वो एक अलजेब्रिक टर्म है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, इसका भी सेम ही प्रिंसिपल है। द टर्म और द एक्सप्रेशन भी कैसे, अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन कह सकते हैं, फिर टर्म है तो एक टर्म को जो जो इंडिविजुअल टर्म्स के द्वारा एग्जैक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं उनको कहते हैं हम इसके फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 2xyz को अगर थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं अगर 2xyz है, 2xyz को अगर मैं 2 में डिवाइड करूंगा, ठीक है, 2 में अगर डिवाइड करूंगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमें मिलेगा xyz। ठीक है, तो एक आंसर हमें क्वेश्चन एक मिल रहा है, तो फिर 2 जो है दैट्स ए फैक्टर ऑफ 2xyz। सिमिलरली मैं अगर 2xyz को 2x में डिवाइड करूंगा, कैन आई गेट आंसर? यस, 2x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा yz। तो ये जो 2x है ये भी एक फैक्टर है, ये 2 भी एक फैक्टर है। सिमिलरली y भी एक फैक्टर होगा, z भी एक फैक्टर होगा, 2y भी एक फैक्टर होगा, 2z भी एक फैक्टर होगा, 2xy भी एक फैक्टर होगा, 2yz भी एक फैक्टर होगा। ऐसे हम बहुत ही कॉम्बिनेशन, मतलब हर एक जो डिफरेंट टर्म्स है उनको कंबाइन करके बहुत सारे टर्म्स ऐसे ढूंढ सकते हैं जो कि तुम्हें दिया गया जो एल्जेब्रिक टर्म है उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सारे उसके एक एक फैक्टर्स हैं। तो फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो विदाउट परफॉर्मिंग ऑल दिस डिवीजन मेथड्स वी विल डायरेक्टली ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ द द फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। Okay, let me clean this. Sorry. Okay, तो 5xy इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइन नहीं देंगे। हाँ, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे देखो, एक 5 हो सकता है। पहले क्या करना है, तुम्हें सिंपल हर एक टर्म को अलग अलग करके लिख लेना। 5 है, x है, y है, ये 3 फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्या करेंगे, दो दो टर्म लेके दो दो जो पार्ट है उसको लेके कंबाइन करके टर्म बनाने के लिए कोशिश करेंगे। एक होगा 5x, एक होगा 5y और एक होगा 5 नहीं xy। ठीक है, अभी तीन तो ऑलरेडी 5xy है खुद, तो 5xy। तो ये जो हमें मिला ये सारे जो हैं 5xy के एक एक फैक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ आई होप तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स क्या है इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। ओके, सो लेट मी क्लीन द बोर्ड। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? ओके, सो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस व्हेयर यू एक्सप्रेस द गिवन नंबर। पहले नंबर का फैक्टराइजेशन जान लेते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हेन यू एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर को अगर उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो उसको कहते हैं हम फैक्टर फॉर्म और फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल
सोच लो तुम्हारे पास दिया गया है 20 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 20 को मैं चाहूँ तो 2 इंटू 10 भी कर सकता हूँ, हाँ कि नहीं? 20 को चाहूँ तो मैं 4 इंटू 5 भी कर सकता हूँ, 20 को मैं 2 इंटू 2, 4 को मैं और एक बार फिर से रिड्यूस कर लिया, 2 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने तीनों फॉर्म में 20 को एक्सप्रेस किया है वो तीनों जो है फैक्टराइजेशन ऑफ 20 है, ठीक है। 20 के फैक्टराइजेशन मतलब 20 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 20 को मैंने 2, 10, 4, 5 या फिर 2 इंटू 5 मैंने लिख लिया। तो ये तीनों फॉर्म जो है फैक्टराइजेशन ऑफ 20 है। तो इनमें से सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है ये जो लास्ट पार्ट हम लिखे हैं, ठीक है। लास्ट में जो लिखे हैं ना 2 इंटू 5, ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हमें मिला है, जो सेपरेट टर्म्स मिले हैं 2, 2, 5, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। 2 को और हम फिर से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के आकार में नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली इंटू 1 करके लिख सकते हैं, लेकिन 1 को छोड़कर और कोई भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम 2, 2 और 5 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे 10 को हम चाहे तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को चाहे तो हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स आ गए हैं कि नहीं। देखो 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है। तो इसको और एक बार हम फिर से फैक्टराइज नहीं कर सकते 2 और 5 को। इसलिए जहाँ पे एक नंबर को हम फैक्टराइज कर रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमेशा हम ट्राई करेंगे कभी भी अगर कोई भी नंबर को फैक्टराइज करना है तो वहां पे सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 20 को 2 इंटू 10 करोगे दैट इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन, नो डाउट। 4 इंटू 5 करोगे दैट इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स 2 इंटू 5। अंडरस्टूड व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स? यस, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। सो अलजेब्रिक टर्म पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कैसे अलजेब्रिक टर्म का फैक्टराइजेशन करना है या फिर फैक्टराइजेशन क्या है। एक एग्जांपल जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम लिए थे 2xyz, तो इसको अगर मैं लिखूंगा ऐसे ही, इसके फैक्टर्स क्या क्या है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड वो एक इसका फैक्टराइजेशन है। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2xy इंटू जेड करके भी लिख सकता हूँ। तो जनरली अगर 2xy लिखते हैं तो उसका मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है। तो फिर अगर हम सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल देकर उसको थोड़ा सा अलग करके बस लिख लेंगे तो फिर वो हो गया उसका फैक्टराइजेशन। या फिर और एक एग्जांपल देख लो कि 5x² है, 5x² है तो क्या करेंगे, 5 को तो और फैक्टराइज नहीं कर सकते, 5 ऑलरेडी प्राइम है। x² को क्या करेंगे, x² का मतलब क्या है, x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 इंटू एक्स लिख लिया। अभी सोच लो कि तुम्हारे पास 10y है, 10yz सोच लो है 10yz। तो 10 को हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा फॉर्म में उसको ले आएंगे, सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, या फिर जिसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, इरिड्यूसिबल जो है। जैसे कि 10 को हम लिखेंगे तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 को और छोटा नहीं कर सकते हम क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम हो गए। और उसके बाद इंटू वाई इंटू जेड। तो ऐसे बस मल्टीप्लिकेशन सिंबल देकर लिखेंगे या फिर ऐसे जैसे अलग अलग करके लिख लेंगे, सेपरेट करके अगर हर एक फैक्टर्स को लिख लेंगे तो वो हो जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि ऑलरेडी फैक्टराइज होके होते हैं, जैसे कि 2xyz है, देखो ऑलरेडी 2xyz है, लेकिन 5x² नहीं है, इसको हम 5 इंटू एक्स अलग करके लिखें। 10yz नहीं है, उसको हम 2 इंटू 5 इंटू वाई इंटू जेड करके लिखें। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि ऑलरेडी फैक्टराइज होके लिखा गया होता है या फिर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट लेटर्स है उसका कोई एक्सपोनेंट नहीं होता है, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल 2xyz है। एंड कहीं पर ऐसा होता है कि तुम्हें नंबर्स जो है उनको फैक्टराइज करना पड़ता है या फिर कुछ जो वेरिएबल पार्ट है उसका कुछ एक्सपोनेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे x² था, या फिर ऐसा भी और एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तो फिर ऐसा और एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। सोच लो कि 10x²y, इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, सॉरी 10 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 2 इंटू 5, फिर x² को लिखेंगे x इंटू एक्स और उसके साथ क्या है, उसके साथ है y, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 10x²y। तो ऐसे ही हम अभी जानेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, डिफरेंट मेथड्स है। तो पहला वाला मेथड जो है वो सबसे सिंपल वाला मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को यूज करके कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेता हूँ।
लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। ओके, तो पहला वाला मेथड जो है दैट इज 4, सोच लो कि तुम्हारे पास एक 4xy है प्लस 2yz है, ठीक है। 4xy प्लस 2yz, तो ये देखो फैक्टराइज होकर नहीं है क्योंकि बीच में एक प्लस साइन है। अगर बीच में प्लस साइन नहीं होता तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है, हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि फैक्टराइज नहीं हुआ है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप में हमें क्या करना है, ये हम पे स्टेप बाय मैं तुम्हें समझा देता हूँ, हमेशा वही स्टेप्स फॉलो करना है तुम्हें। पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, पहले स्टेप में जो टर्म्स है उनको सेपरेट करके लिख लेना है। यहाँ पे देखो एक टर्म 4xy है और एक टर्म 2yz है, मैं सेपरेट करके पहले लिख लेता हूँ। फिर क्या करना है, हर एक टर्म को हमें सेपरेटली फैक्टराइज करना है। देखो 4xy को पहले मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। 4xy को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा 2 इंटू x इंटू वाई, 2 इंटू x इंटू वाई। 2yz क्या है, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, 2 इंटू वाई इंटू जेड। फिर तुम्हें क्या करना है, दोनों जो फैक्टराइजेशन किया दोनों में ढूंढना है कि कौन सा पोर्शन कॉमन है, कौन सा पार्ट कॉमन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक हमारा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और एक y यहाँ पे है और एक y वहाँ पे, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हम पहले ये जो एक्सप्रेशन हम फैक्टराइज किए थे टर्म को, उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले क्या करेंगे, 4xy के बदले में लिख लेंगे 2 इंटू, ये जो सेपरेट जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू वाई इंटू, और एक बार क्या है 2 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस 2yz को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू वाई इंटू जेड। फिर क्या करना है, दोनों में जो पार्ट कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2y कॉमन है, 2y कॉमन है, ऑलरेडी हम यहाँ पे चेक कर लिए थे। फिर क्या करना है, दो जो कॉमन पोर्शन है उसको पहले लिख लेना है, 2 इंटू वाई को कॉमन है, 2y में पहले लिख लिया। फिर तुम्हें देना है ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा 2x, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा z, तो उनको लिख लेना है, उसको लिखोगे 2x। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है तो प्लस साइन दोगे, अगर माइनस साइन होता तो माइनस साइन देते। देन और क्या, इस तरफ राइट वाला साइड में क्या बचा है, z बचा है, तो उसको लिख लेंगे, तो 2y होल इंटू 2x प्लस जेड। अभी देखो ये बीच में ब्रैकेट है, मतलब ये इंटू साइन यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो हमें मिला 2y होल इंटू 2x प्लस जेड, ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 4xy प्लस 2yz। अंडरस्टूड। अभी और हम इसको और सिंपल फॉर्म, मतलब इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी इरिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया। 2 को और हम छोटा नहीं कर सकते, y को नहीं कर सकते, 2x प्लस जेड को भी और सिंपल नहीं कर सकते। तो फिर ये जो हो गया हमारा, दैट्स द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ 4xy प्लस 2yz। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। देखो और एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। 2xy प्लस 2, ये देखो 2xy प्लस 2, यहाँ पे प्लस साइन बीच में है, ये हमें नहीं चाहिए, फैक्टराइजेशन चाहिए तो उससे प्रोडक्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x कॉमन है, दोनों टर्म में 2 है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा xy, फिर प्लस साइन देंगे, और यहाँ पे देखो 2 ले जाने के बाद तो यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब आए, जो एक टर्म है, सेकंड टर्म या पहला टर्म, अगर वो पूरा कॉमन जा रहा है, मतलब वो पूरा दूसरे वाले टर्म में एग्जैक्टली है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, देखो सेकंड टर्म में 2 ही पूरा कॉमन जा रहा है दोनों में से, तो क्या करेंगे, हम वो जगह पे लिखेंगे 1, क्योंकि 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 1, हाँ कि ना, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अगर 2 के बदले में हम 2 इंटू 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा ये पूरा एक्सप्रेशन में। अगर यहाँ से 2 को ले जाते हैं तो बचेगा क्या, बचेगा 1, ठीक है। तो जहां पे पूरा टर्म कॉमन जा रहा है तो वहां पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 हमें लिखना है। सो 2 होल इंटू xy प्लस 1 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2xy प्लस 2। दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स।
तो कॉमन फैक्टर्स पहले कैसे ढूंढेंगे, पहले स्टेप में तुम्हें हर एक टर्म को सेपरेटली फैक्टराइज करना है और उसके बीच में जो जो कॉमन होगा उसको पहले लिख लोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएंगे उसको लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़े थे, याद करो कि सोच लो कि 4 होल इंटू 3 प्लस 5 है। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 लिखते थे, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20, आंसर आता था 32। तो यहाँ पे ये दो स्टेप जो है इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2xy 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू 1 है, हम 2 को कॉमन लेके xy प्लस 1 लिख रहे हैं, मतलब 4 इंटू 3 4 इंटू 5 है। इसको अगर हम फिर से पिछले स्टेप में जाएंगे तो क्या होगा, 4 को कॉमन ले जा रहे हैं और 3 प्लस 5 को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था उसका जस्ट रिवर्स स्टेप है, पहला स्टेप का जस्ट रिवर्स हमारा जो है, दैट्स द मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी अगर तुम इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो इसको 2 को अगर फिर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म में, 2 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy एंड 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा +2। तो यही तो हमारा पहले क्वेश्चन में था ना। तो अभी बस मैं ये चेक करने के लिए लिख रहा हूँ, ये तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप लास्ट स्टेप, ये बस दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे यूज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जस्ट रिवर्स फॉर्म यहाँ पे हम यूज करें। तो पहले हमें इंडिविजुअली फैक्टराइज कर लेना है, दूसरी बार जो लिखना है जो जो कॉमन फैक्टर है उनको साइड में लिख लेना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा, रिमेनिंग फैक्टर्स रहेगा हमारे हर एक टर्म का, उसको वहां पे लिख लेना है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये वाला कौन सा मेथड है, ये मेथड है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। दूसरा वाला मेथड जो है दैट्स रीग्रुपिंग। वो वाला मेथड क्या है, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब क्या, ऐसे कुछ सिचुएशंस आएंगे, केसेस आएंगे जहां पे तुम्हें हर एक टर्म में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। सोच लो कि एक एग्जांपल मैं यहां पे भी ले लेता हूं, लिखना चाहूंगा कि 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। यहां पे देखो हर एक टर्म में तुम्हें कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। अगर सोच लो यहाँ पे मैं फैक्टराइज भी कर लेता हूँ हर एक टर्म को, सोच लो 2xy को फैक्टराइज करेंगे क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 3x को करेंगे क्या होगा 3 इंटू एक्स, दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, गुड। आगे चलते हैं 2y, यहाँ पे हो गया 2 इंटू वाई। यहाँ पे देख लो 3x और 2y में कुछ कॉमन नहीं है, हाँ ऑब्वियसली 2xy 2y में कॉमन है, 2y है, लेकिन ये 3x के साथ कॉमन नहीं हो रहा है। सिमिलरली 3 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3। तो देखो यहाँ पे हर एक जो 4 टर्म है, चारों टर्म में तुम्हें कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ये केस में क्या करोगे, तुम ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। जो 4 टर्म्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में चेक करोगे जो ग्रुप बना रहे हो वो ग्रुप में कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल रहा है क्या, वो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है उनका कुछ कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले कोशिश करता हूँ, पहले 2 को एक ग्रुप बना रहा हूँ, सेकंड 2 को एक ग्रुप बना रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली याद रखो मैक्सिमम केसेस में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 8 में आएंगे रीग्रुपिंग वाले, तो वहाँ पे 4 टर्म्स ही होंगे, तुम्हें 2-2 टर्म करके अलग अलग करके क्या करना है, सेपरेट ग्रुप बनाना है और उनमें से कॉमन फैक्टर लेना है। लेकिन कॉमन फैक्टर लेने के टाइम में थोड़ा ऑब्जर्व ऐसे करना है कि कॉमन फैक्टर लेने के बाद हर एक ग्रुप का जो एक पोर्शन वो फिर से कॉमन फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आगे जाके। देखो 2xy यहाँ पे मैं अगर कॉमन देखूंगा तो यहाँ पे x एक कॉमन है, यहाँ पे भी x एक कॉमन है, ठीक है। तो 2xy एंड 3x से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2x एंड 3x से हम x को कॉमन ले सकते हैं, 2xy एंड 3x से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे x चला जाएगा तो बचेगा 3। और देखते हैं ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है जहां पर तुम्हें कुछ भी कॉमन ना मिले, दोनों में मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 अभी कॉमन आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिख लूंगा, 1 चला जाएगा तो यहाँ पे रहेगा क्या 2y प्लस 3। तो यहाँ पे देखो कॉमन एक बार जो रिग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेने के बाद मुझे जो मिला, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2y प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2y प्लस 3 है, ये कॉमन है कि नहीं, दोनों में फिर से कॉमन एक टर्म आ रहा है। तो ऐसे ही तुम्हें ऑब्जर्व करना है, मैं चाहूंगा तो ये दोनों को भी ले सकता हूँ, 2x एंड 2y को 3x एंड 3 चेक करूंगा कि मुझे कॉमन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर का क्लीन कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं।
मैं अगर इसको अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा, 2xy के साथ ग्रुप बनाऊंगा 2y का, एंड 3x के साथ मुझे ग्रुप बनाना है 3। मुझे थोड़ा सा मतलब दिखाई दे रहा है सिमिलैरिटी दोनों में। तो यहाँ पे देखो 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रहेगा क्या x, यहाँ से पूरा 2y चला जाएगा तो रहेगा क्या, अभी मैं बताया था पिछले स्टेप में 1 ही रहेगा। एंड इन दोनों में देखो 3 कॉमन है, तो 3 को मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे 3 चला जाएगा तो रहेगा क्या x, और यहाँ से 3 पूरा चला जाएगा तो रहेगा क्या 1। फिर यहाँ पे भी देखो वही चीज आ रहा है, दोनों में x+1 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ही तुम्हें ग्रुप बनाना है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में तुम्हें कॉमन लेने के बाद एक एक पोर्शन ऐसे मिले जो कि फिर से सेम आए या फिर से कॉमन ले सकते हो। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो 2y+3 कॉमन है, 2y+3 कॉमन है, तो 2y+3 को मैं ले लूंगा कॉमन। तो अगर यहाँ से 2y+3 चला जाएगा तो रहेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा जो रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा प्लस और यहाँ पे रहेगा 1। तो 2y+3 होल इंटू x+1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अलग से ग्रुप बनाया था, x+1 कॉमन है, तो पहले क्या लिख लूंगा x+1, x+1 कॉमन ले जाऊंगा तो रहेगा क्या, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ पे रहेगा 2y, फिर यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है 3। तो सेम चीज आ रहा है, देखो यहाँ पे 2y+3 होल इंटू x+1, यहाँ पे x+1 होल इंटू 2y+3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या है, फैक्टराइजेशन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे तुम्हारे हर एक टर्म से कुछ कॉमन फैक्टर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। वो केस में तुम्हें क्या करना है, उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है। डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हर एक ग्रुप से तुम्हें ये थोड़ा सा एक बार में हो जाएगा ऐसा नहीं। मैं सोच लो कि मैं यहाँ पे अगर कर लूंगा 2xy के साथ 3 लिख लूंगा और 3x के साथ 2y लिख लूंगा, तो हर एक केस में सेम आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये दो केस में सेम आंसर आ गया, लेकिन हर एक केस में सेम नहीं आएगा। यहाँ पे तुम अगर फैक्टराइज करोगे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लोगे तो रहेगा 2xy+3, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन लोगे तो रहेगा 3x+1, 3x+2y। तो ये देखो दोनों टर्म जो हमें मिला वो सेम नहीं है, तो ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग में हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ग्रुपिंग जो भी है उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करके ग्रुपिंग करना है। जो ग्रुप बना रहे हो डिफरेंट टर्म्स का लेके, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि हाँ कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर वो दोनों पोर्शन में, दोनों ग्रुप में भी सेम आना चाहिए, क्योंकि उसको फिर से हमें कॉमन लेना है। जैसे कि यहाँ पे x+1 को हमने फिर से कॉमन लिया और 2y+3 को हमने फिर से कॉमन लिया। ठीक है, वो थोड़ा देख के एक दो ट्रायल लेके, रॉफ में ट्रायल ले सकते हो ऐसे, जैसे कि मैं ये 3 किया, तीनों को रॉफ में कर सकता हूँ, जिसमें मैं देखूंगा दोनों में सेम आ रहा है तो उसी को ही मैं आंसर में लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये था मेथड ऑफ रीग्रुपिंग फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का ये सेकेंड मेथड था। तो आगे और भी मेथड्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये जो दो मेथड को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज, जो पहला वाला एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है कॉमन फैक्टर ढूंढना, जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। ये दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, x कॉमन फैक्टर, ये दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे ही कुछ टर्म्स दिए गए होंगे, उनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे फैक्टराइज में करना है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स एंड रीग्रुपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5 पर, एक्सरसाइज जो पहला वाला एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद हम नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है।